प्राचीन भारत के अंतर्गत मौर्योत्तर काल देख रहे थे और आज रहेगा विदेशी उत्तराधिकारी के बारे में आज हम देखेंगे। इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं तो ध्यान से देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए बट कुछ इससे कुछ नहीं आएगा, हम सब कुछ इसमें कवर किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य काल के पतन के बाद मध्य एशिया से हिंद, यमन, इंडो ग्रीक इसी को कहते हैं, हिंद, यमन, शक, पार्थियाई या पल्लव व कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया और एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया। तो हिंद यमन जो शाखा है इसमें दो वंश रहेंगे, एक होगा डिमेट्रियस और एक होगा यूक्रेटाइड्स, और इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बैक्ट्रिया की यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण करना था। 250 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोट्स एवं पार्थिया मतलब पांडव, देखिए पार्थिया, देखिए पल्लव, पार्थियाई मतलब पल्लव के गवर्नर एक्सिस, तो बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोट्स और पार्थिया के गवर्नर एक्सिस ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। अब बैक्ट्रिया के दूसरे राजा डियोडोट्स द्वितीय ने अपने देश को सेल्यूकस के साम्राज्य से पूर्णतः अलग कर लिया। अब देखिए, अब अभी हम बताए ना कि हिंद यमन शाखा दो भागों में बटेगी, एक डिमेट्रियस और एक यूक्रेटाइड्स। और डिमेट्रियस की राजधानी क्या रहेगी? साकल, और यूक्रेटाइड्स की राजधानी क्या रहेगी? तक्षशिला। तो चलिए डिमेट्रियस प्रथम के बारे में हम पढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी यवन आक्रमणकारी डिमेट्रियस प्रथम था। तो इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो पहला भारत पर आक्रमण करने वाला हिंद यूनानी में ही कौन था? डिमेट्रियस प्रथम। यह बैक्ट्रिया का राजा था और उसने पंजाब का एक बहुत बड़ा भाग जीत लिया और साकल को अपनी राजधानी बनाई। तो डिमेट्रियस की राजधानी क्या थी? साकल। और क्षेत्र की बात करें तो ये झेलम नदी से मथुरा तक रहेगी। डिमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों में सिक्के चलाए। इसी समय बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइड्स की अध्यक्षता में विद्रोह हुआ और डिमेट्रियस को बैक्ट्रिया से पराजित होना पड़ा और यूक्रेटाइड्स भी भारत की तरफ बढ़े और कुछ भागों को जीत के उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। तो इस सब कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए। इसने तक्षशिला को राजधानी बनाई, उसने साकल को। और डिमेट्रियस के पश्चात भारत में यवन की दो शाखाएं हुई, डिमेट्रियस, यूक्रेटाइड्स। अब देखिए डिमेट्रियस में ही रहेंगे मीनांडर से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। 165 से 145 ईसा पूर्व। इनकी राजधानी क्या रही? इनकी राजधानी रही साकल, मीनांडर और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा शासक जो रहा मीनांडर था, परंतु पुष्यमित्र शुंग द्वारा पराजय से वापस लौटना पड़ा। यह बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से प्रसिद्ध है। इसने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया। पेरी प्लस में उल्लेखित है कि मीनांडर के सिक्के भड़ौज के बाजार में चलते थे। हाल ही में कौशाम्बी के पास से इसका एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ, तो ये हमको करंट भी मिल गया। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनियों में मीनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। इसकी राजधानी साकल शिक्षा व व्यापार से संबंधित केंद्र था। तो मीनांडर के बारे में हमने क्या पढ़ा? पहली चीज़ तो ये हिंद यवन के डिमेट्रियस वंश से था, यह बहुत ही प्रतापी था। इसे मिलिंद के नाम से बौद्ध साहित्य में जाना जाता था। इसने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया। पेली प्लस में ये उल्लेख है कि इसका जो सिक्का था भड़ौज के बाजार में चलता था और मिलिंद पनियों बौद्ध धर्म को अपनाया। ओके, अब देखिए यूक्रेटाइड्स, इसकी राजधानी अभी हम बताए तक्षशिला। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और ये टफ लगता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियाल कीट्स था।
उसने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा। उसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया तथा उस पर वासुदेव का नाम अंकित करवाया। इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत धर्म ग्रहण किया। तो देखिए हेलियोडोरस कौन सा धर्म अपनाया? भागवत धर्म। और मिलिंद पनियों में जो मिनांडर था वो कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। अब देखिए अगला हम पढ़ेंगे शक आक्रमण। यूनानियों के बाद मध्य एशिया में शकों का आक्रमण हुआ। उन्होंने यूनानियों से अधिक भाग पर नियंत्रण किया। शकों की कुल 5 शाखाएं हैं। उनकी एक शाखा अफगानिस्तान में भी है। तो आ सकता है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसकी एक शाखा अफगानिस्तान में है? तो शक। और इनकी मुख्यतः 2 शाखाओं में विभाजित है। पहला उत्तरी क्षत्रप, दूसरा पश्चिमी क्षत्रप। तक्षशिला और मथुरा में जो थे उनको कहा जाता था उत्तरी क्षत्रप, और जो नासिक और उज्जैन में बसते थे उसको कहा जाता था पश्चिमी पश्चिम। अब हम पढ़ेंगे मथुरा के शक के बारे में। मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे। 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नामक शासक ने पराजित किया, जिससे वे भागकर मथुरा आ गए। इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पर एक नवीन संवत विक्रम संवत या मालव संवत 57 ईसा पूर्व नींव रखी गई। तो संवत विक्रम संवत को और क्या नाम कहा जाता है? मालव संवत 57 ईसा पूर्व। मथुरा का प्रथम शासक राजुल था और राजुल के बाद उसका पुत्र सोडास बना। मथुरा के शक को किसने पराजित किया था? तो विक्रमादित्य। और विक्रम संवत कौन सा है? तो 57 ईसा पूर्व, यही इसमें आता है। नासिक के शक के बारे में देखिए। नासिक के क्षत्रों में 2 प्रसिद्ध थे, एक था भूमक, एक था नहपाल। और वे स्वयं को क्या कहते थे? छहरात क्षत्रप। और इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन था? नहपान। अब नहपान के बारे में देख लीजिए। इसके राज्य में काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, पूना शामिल था। उसने महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े भाग को सातवाहन राजाओं से छीना था। और पेरिप्लस के अनुसार इसकी राजधानी भड़ौच व उज्जैन के बीच मिन्नगर थी। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित किया था। तो नहपाल को किसने पराजित किया था? ये प्रश्न बनता है। जोगल थम्बी से प्राप्त नहपाल के बहुसंख्यक सिक्के गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पुनः अंकित किए गए। नहपाल का दामाद सातवाहन शासक ऋषभ दत्त था। अब हम देखेंगे उज्जैन के शक। इस वंश का सबसे शासक प्रसिद्ध कौन बना? रुद्रदामन। और इसने शक संवत का व्यवहार आरंभ किया। अब हम देख लें रुद्रदामन के विषय में। यह उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। तो पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि रुद्रदामन किस वंश से था। और इसकी जानकारी हमको जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। पता नहीं कितनी बार प्रश्न बना है। इस अभिलेख से पता चलता है कि इस समय यहाँ का शासक सुविशाख था, और जिसने सुदर्शन झील के बांध का निर्माण कराया। रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत और तर्कशास्त्र का पंडित था। और मालवा के शकों में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर प्रथम बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। तो ये देखिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसको हराया। किसको? अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को। और कौन सी शैली में सिक्का चलवाया? व्याघ्र शैली में चांदी का सिक्का चलवाया। अब देखिए आगे। अब हम देखेंगे पार्थियन या पल्लव आक्रमण। पार्थियन मध्य एशिया में ईरान से आए थे। भारत में प्रथम पार्थियन शासक कौन था? माउस।
इसका उल्लेख खरोष्टी लिपि में मोय से मिलता है। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाए तो मिथ्रोडेट्स प्रथम था, परंतु इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें तो गोंडो फर्नीस था। गोंडो फर्नीस ने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनवाई और गोंडो फर्नीस के शासनकाल का एक अभिलेख तख्त बाही से प्राप्त होता है। गोंडो फर्नीस के काल की सबसे प्रसिद्ध घटना थी सेंट थॉमस नामक ईसाई द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था और बाद में वह दक्षिण चला गया और तमिलनाडु में मार डाला गया। इस प्रकार ईसाई धर्म मानव भारत में पहली सदी में आया। अभी हम ये टेबल को देखेंगे। कुषाण वंश, सबसे ज़्यादा प्रश्न कुषाण वंश से बनते हैं। कुषाण मध्य एशिया में यूची जात के थे। ये भी प्रश्न बनता है कि किस जाति से थे, तो यूची जाति। और लगभग 165 ईसा पूर्व में इनके पड़ोसी कबीले हिंगनू के ने यूचियों के नेता को मारकर उन्हें पश्चिम चीन का क्षेत्र छोड़ने पर बाध्य कर दिया। इस क्षेत्र में यह कबीला दो शाखाओं में बटी, एक कनिष्क यूची जो तिब्बत की ओर, एक ज्येष्ठ यूची जो पश्चिम की ओर थे, और उन्होंने बैक्ट्रिया पार्थिया के शासकों को पराजित किया। अब कुजुल कटफिसेस, बहुत प्रश्न बनता है। सर्वप्रथम कुजुल कटफिसेस नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर भारत प्रदेश पर अधिकार किया। उसने केवल तांबे के सिक्के चलवाए और ये कुषाण वंश का संस्थापक था। तांबे के सिक्के कौन चलवाए? केवल तांबे के सिक्के को कुजुल कटफिसेस ने चलवाया। ये कुषाण वंश का संस्थापक था। अब हम क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है। विम कटफिसेस कुजुल कटफिसेस की मृत्यु के बाद ये राजगद्दी पर बैठा और चीनी ग्रंथ हाउ हानसू से पता चलता है कि उसने तिएनचू की विजय की तथा वहीं अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। इसने तक्षशिला और पंजाब पर आक्रमण किया और यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो प्रथम संस्थापक था कुजुल कटफिसेस। अब पूछा जाए वास्तविक संस्थापक तो विम कटफिसेस, नाम याद रखिए। उसने सिर्फ तांबे के सिक्के चलवाए और इसने सोने और तांबे दोनों के सिक्के चलवाए। और लिपि क्या थी? यूनानी लिपि। और दूसरी ओर खरोष्ठी थी, पहली ओर यूनानी, तो दो लिपि थी। उसने सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी बैल और त्रिशूल अंकित किया। और कौन सा धर्म माना? शैव धर्म। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय विम कटफिसेस को है। ये वाली लाइन बहुत बार पूछी जाती है। अब हम पढ़ेंगे कनिष्क प्रथम। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा मथुरा, दो राजधानी बनी। कनिष्क के राज्यारोहण की जो तिथि थी 78, यही शक संवत है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। और चौथी बौद्ध संगीति इन्हीं के समय में हुई। और कनिष्क की अगर हम उपाधि की बात करें तो देवपुत्र, बानुसाई, सहंस नानोसाओ, ये सब इनकी उपाधियां रही हैं। और देवपुत्र की उपाधि धारण की, जो कि अपने को स्वर्गपुत्र कहते थे। और सहानुसाई समुद्रगुप्त के प्रयाग लेख से विदित होता है कि कुषाण शासक वह उपाधि धारण करते थे। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडन वन में हुई थी। और यही क्या हुआ था? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था। अब हम देखेंगे संस्कृति, कला संस्कृति। देखिए, कनिष्क के समय में भारत में दो नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ, गांधार और मथुरा कला शैली। अब देखिए गांधार कला शैली, इन्हें इंडो ग्रीक शैली
भी कहा जाता है। इनका केंद्र बिंदु गांधार था, इसलिए इसे गांधार कला शैली कहते हैं। इसमें बुद्ध और बोधिसत्व के मूर्तियों काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई यह यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती है। अब मथुरा कला शैली देखिए। इस कला का जन्म कनिष्क के समय में मथुरा में हुआ, इसीलिए इसको मथुरा कला शैली कहते हैं। और कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंची 13 मंजिलों का एक टावर बनवाया था। इसके ऊपर एक लौह छत्र स्थापित किया था। उसी के पास एक विशाल संघाराम निर्मित किया था। यह संघाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध रहा। अब हम नगर निर्माण देख लें। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की। सिल्क मार्ग पर अधिकार किया। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग की 3 मुख्य शाखाओं में अपना नियंत्रण किया। कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग, दूसरा मर्व से फरात नदी होते हुए रूम सागर पर बने बंदरगाह पर जाने का मार्ग, और भारत से लाल सागर तक जाने वाले मार्ग पे अधिकार किया। सिक्के की बात करें तो कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए, और कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का भी श्रेय है। विद्वानों की बात करें तो अनेक विद्वान ने सुशोभित किया है। पार्श, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक रहे। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित, चरक जैसे चिकित्सक उनकी सभा के रत्न थे। कनिष्क का पुजारी संघरक्ष था। अब उत्तराधिकारी की बात करें तो कनिष्क का उत्तराधिकारी वासिक यह कनिष्क का पुत्र था। राजतरंगिणी में इसे जुस्क कहा गया। हुविस्क के बारे में आता है। इसने कश्मीर में हुस्कपुर नामक नगर बसाया। यह शिव एवं विष्णु का पुजारी था। इसके चतुर्भुज सिक्के प्राप्त होते हैं, विष्णु के सिक्के प्राप्त होते हैं। कनिष्क द्वितीय यह वासिक्स का पुत्र था और महाराज, राजाधिराज व देवपुत्र की उपाधि धारण की। वसुदेव कनिष्क का सबसे अंतिम शासक, यह भी विष्णु व शिव का उपासक था और ईरान में सासानियन वंश के तथा पूर्व में नागभारशिव वंश के उदय ने कुषाणों के पतन में योगदान निभाया। कुषाणों ने न केवल स्वर्ण व तांबे के सिक्के चलाए, उन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ऐसा विदेशी शासक रहा है जिसने चांदी के सिक्के नहीं चलाए, तो कुषाणों ने। अब हम साहित्य एवं विद्या की बात कर लें तो काव्य शैली का प्रथम प्रमाण रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका समय काल 150 ईस्वी है। अश्वघोष को कुषाणों का संपोषण प्राप्त था। और कनिष्क का राज कवि, अब देखिए यूनानियों ने ही पर्दे का प्रचलन शुरू किया और भारतीय नाट्य कला के विकास में भी योगदान दिया। जो पर्दा प्रथा है तो इन्होंने ही शुरू किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसलिए यह यवनिका के नाम से जाना जाता है। वात्स्यायन का काम सूत्र धार्मिकेश्वर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह रति शास्त्र या काम शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक है, जिसमें रति और प्रीति की विवेचना किया गया है। चरक संहिता तथा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इसी काल में रहा और पतंजलि ने महाभाष्य की भी रचना की। नागार्जुन कनिष्क की राज्यसभा में थे, जिनमें प्रज्ञापारमितर की रचना किया तथा जिसमें शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया। शिल्प एवं उद्योग की बात करें तो मुद्राओं का प्रयोग मौर्योत्तर युग की ही देन है। इसका प्रमुख उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग। साटक नामक वस्त्र के लिए मथुरा वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए मगध, मलमल के लिए वंग व पुण्य क्षेत्र, मसालों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। तो देखिए, मगध, मलमल के लिए वंग तथा पुण्य क्षेत्र।
फिर से देखिए, साटक नामक वृक्ष के लिए मथुरा, वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए मगध, मलमल के लिए वंग तथा पुंड क्षेत्र तथा मसालों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। अब हम शिल्पकारों ने शिल्प श्रेणियों को संगठित किया। उस श्रेणी के पास अपना सैन्य बल भी होता था। निगम का प्रधान सृष्टि, श्रेणी का प्रधान प्रमुख, पूरा का प्रधान श्रेष्ठक। मौर्योत्तर काल में शैव धर्म के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ और इसके प्रवर्तक लकुलीश थे। इसी काल में भागवत धर्म का भी उदय हुआ। कृष्ण के उपासक भागवत कहलाते थे। और भारत में सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति की पूजा महायान शाखा द्वारा की गई। अब हम देख लें गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली के बीच हम अंतर देखेंगे। बाह्य प्रभाव के आधार पर देखें तो गांधार शैली जो थी भारतीय यूनानी कला के रूप में प्रसिद्ध थी। मथुरा शैली और अमरावती शैली पर बाह्य प्रभाव नहीं पड़ा। सामग्री की बात करें तो गांधार शैली जो थी नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का इसमें प्रयोग किया गया और जबकि बाद की अवधि में मिट्टी व प्लास्टर का भी प्रयोग किया गया। और ग्रीक रोमन देवताओं के मंदिरों से प्रभावित मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला थी। मथुरा शैली, मथुरा के इर्द गिर्द लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और तीनों धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, कौन कौन सा धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध, और अमरावती बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा। धर्म संरक्षक की बात करें तो गांधार में कुषाणों का संरक्षण, मथुरा में भी कुषाणों का, बट अमरावती में सातवाहनों का संरक्षण रहा। विकास की बात करें तो उस उत्तर पश्चिम सीमांत और आधुनिक कंधार क्षेत्र गंधार का रहा। मथुरा का मथुरा के इर्द गिर्द, अमरावती कृष्ण गोदावरी का क्षेत्र था। बुद्ध की महत्ता की बात करें तो लहराते बालों के साथ बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया। बहुत कम आभूषण धारण किए हुए हैं, योगी मुद्रा में बैठे हैं, आंखें आधी बंद हैं जैसा कि ध्यान मुद्रा में है। सिर पर उभार जटा को दर्शाया गया, यह बुद्ध की सर्वज्ञता को दर्शाता है। मथुरा में बात करें तो बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे में दिखाया गया है और ये विनीत भाव में दिखाए गए हैं। अमरावती में बात करें तो कला का यह सामान्यतः अंग था और इसमें बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया है और मूर्तियां सामान्यतः बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की कहानियों को दर्शाती हैं। अब हम जो टेबल बचा था उसको जल्दी से देख लें। कनिष्क के दरबार के जो विद्वान थे, इससे प्रश्न बन जाता है। पहली चीज तो चरक, चरक क्या थे, राज्य वैद्य थे। चरक को शल्य चिकित्सा का प्रणेता एवं उनकी पुस्तक चरक संहिता को शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है जो कि महर्षि आत्रेय के उपदेशों पर आधारित है। अलबरूनी ने इसे औषधि शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया। तो हम चरक के बारे में कितना कुछ जाने। ये पहली चीज तो कनिष्क के राज्य वैद्य थे और इनका जो प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता है, अलबरूनी ने इसे औषधि शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना। और अश्वघोष ये राज कवि थे। ये चौथी बौद्ध संगीति के मुख्य अतिथि और उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र ये चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। मातृचेट ये अर्धशतकम के लेखक थे। संघर्षक कनिष्क के राजपुरोहित नागार्जुन प्रज्ञापारमिता सूत्र के लेखक एवं शून्यवाद के प्रतिपादक थे। ये माध्यमिक दर्शन के आचार्य थे। एजिसियालोस ये प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान थे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिए। हमने बहुत ही डिटेल्स में बताया विदेशी उत्तराधिकारी। इसके बाद आप को घटना चक्र की जो क्वेश्चन बैंक है उसको लगाइए तो आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो अपना सहयोग बनाए रखिए और जितने लोग देखते हैं एक भी शेयर करें, एक लोगों को भी, तब भी बहुत बड़ा सहयोग होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।